हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी क्या होता है, कंप्लीट करेंगे हम इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंप्लीट करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कंप्लीट करेंगे हम इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। ये सारी चीजों को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में आप लोग बने रहेंगे अंत तक, कहीं नहीं जाएंगे मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी। तो बच्चों देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चों हमारे देश में तीन तरीके की गतिविधियां होती हैं। तीन तरीके की गतिविधियां क्या क्या होती हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स या सर्विसेज का। इसके साथ साथ हम प्रोडक्शन करने के बाद में, यानी कोई पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, राइट। अब प्रोडक्शन और कंजम्पशन के साथ साथ अगर कुछ पैसा बचता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर इन तीनों गतिविधियों को मिला दिया जाए तो ये गतिविधियां एक इकोनॉमी के अंदर होती है। तो एक इकोनॉमी इन तीनों ही गतिविधियों से मिलकर बनी है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर कंजम्पशन होता है और जहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। बच्चों प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन, ये सारी चीजें जो मिलके बनाती हैं वो बनाती हैं एक इकोनॉमी। बच्चों हमारी इंडिया में जो हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं वो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है। पहला होता है हमारा हाउस होल्ड, यानी जो कंजम्पशन करता है। दूसरा होता है फर्म्स, यानी कि जो प्रोडक्शन करती हैं गुड्स और सर्विसेज का। तीसरी होती है हमारी भारत सरकार, यानी गवर्नमेंट। और चौथा होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बच्चों आप लोगों के सिलेबस में ये चीज आप 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ओनली 2 टाइप की इकोनॉमी है जिसे आप पढ़ते हो। पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। तो बच्चों यहां पर फर्म अवेलेबल रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होगी उसे जो आप लोग चाहते होंगे उस तरीके से गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करेगी और आपको प्रोवाइड कर देगी। और यही क्या है बच्चों, इकोनॉमी है। समझ में आ गया। देख लेते क्या लिखा हुआ है यहां पर। इकोनॉमी का मतलब, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स टू पीपल्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। वही मतलब है बच्चों कि जो भी संसाधन है उनमें से लोगों को काम करना और पैसा कमाने के संसाधन प्रोवाइड करता है इकोनॉमी। आगे क्या लिखा हुआ, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल इन दिस टास्क। इट मेक यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारी अवेलेबल है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। उसको किस में प्रोड्यूस करना है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज में। देखो यहां पर ये जरूर ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज भी है बच्चों। यहां पर द पीपल वांट्स, यानी किस तरीके के जो लोग चाहते हैं उनके लिए। समझ में आया बच्चों। तो हम जो एक इकोनॉमी के अंदर जो गतिविधियां होती है, जो अभी मैंने बताया कौन सी होती है, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना या इन्वेस्टमेंट करना। यस या नो बच्चों। तो ये देखिए, प्रोडक्शन किस चीज का होगा, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। प्रोडक्शन का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट। उसके बाद कंजम्पशन, यूजिंग और कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई और वांट्स एंड नीड्स, राइट। ये किसके द्वारा होता है बच्चों, हाउस होल्ड के द्वारा। तो हम कह सकते हैं ये फर्म हो गई और ये हाउस होल्ड हो गए। तो बच्चों ये कितने सेक्टर की इकोनॉमी हो गई, 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इनके द्वारा अगर पैसा बचता है तो ये क्या कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। यानी कि अगर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने लिए खाने के लिए या जो सर्विस प्रोवाइड करनी होगी वो चीज हम बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद लोग उसको खाएंगे। अब इसके बाद ये दोनों सेक्टर अगर कुछ पैसा बचा लेते हैं तो उसको कहां कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि नई मशीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, मशीन, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन। यानी ये भी किस लिए हो रहा है, फ्यूचर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आप ही बताइए कि अगर मशीनें एक फैक्ट्री और लेके आ रही है तो क्यों लेके आ रही है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, फ्यूचर प्रोडक्शन करना चाहती है। तो एक इकोनॉमी 3 गतिविधियों से मिलकर बनी होती है, प्रोडक्शन,
कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया बच्चों? हमारी इंडिया में हम इन सारी गतिविधियों को एक इकोनॉमी के अंदर लेंगे। क्या? एग्रीकल्चर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फूड क्रॉप या जो भी है उगाई जा रही है बच्चों। फूड क्रॉप भी हो सकती है, कैश क्रॉप भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन एग्रीकल्चर में भी क्या हो रहा है बच्चों? प्रोडक्शन हो रहा है। यहां पर ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है? यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट बच्चों, ट्रांसपोर्ट से हमको क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है। यहां पर हमें कम्युनिकेशन बच्चों, कम्युनिकेशन से हमें क्या मिल रही है? कम्युनिकेशन से भी हमको सर्विस मिल रही है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर से हमको क्या देते हैं? ये भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड फाइनेंस सेक्टर भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड, ट्रेड भी हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड एजुकेशन भी हमको सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो बच्चों आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले आपसे फीस ले रहे हैं, राइट? तो सर्विस का प्रोडक्शन होना भी प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो प्रोडक्शन में हमारे जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो सर्विस मैन्युफैक्चर हो रही है, जो सर्विस दी जा रही है, ये भी किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन के अंदर आएगा। तो बच्चों ये एग्जांपल है किसके? इकोनॉमी के। तो ये इकोनॉमी इन सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। आई होप कि इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलें बच्चों, चलिए देखिए बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट बच्चों? तो देखिए इकोनॉमिक्स को ना मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल समझेंगे हम। देखिए मान लीजिए आप जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद आप कमाते हैं 2,50,000 रुपीज इन अ मंथ। कितना रुपया कमाते हैं बच्चों? 2,50,000 रुपए एक महीने का। ठीक है जी। अब बताइए मुझे, आप ही लोग बताइए कि इस 2,50,000 रुपए से आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? तो मैं बताता हूं आपको आपकी इच्छाएं, राइट? ये मान लीजिए ये आप है साहब, ठीक है? ये आप हैं, ये आप सब लोग अपने अपने आप को अज्यूम करेंगे, राइट? ये आप हैं एंड ये है आपकी वाइफ, ओके? और ये हैं आपके दो नन्हे मुन्ने बच्चे, हम दो हमारे दो, ओके बच्चों? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। यहां पर ये एक हाउस होल्ड यानी एक फैमिली बन चुकी है, राइट? इस फैमिली की जो इनकम है वो कितनी है? 2,50,000 रुपए है। लेकिन बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, इनकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं क्या क्या हैं? तो सुनो, ये जो भाई साहब हैं, इनके जो सुपुत्र हैं, ये खरीदना चाहते हैं एक iPhone Pro 16, राइट? तो बच्चों इनके लिए एक फोन चाहिए जिसकी कीमत अप्रोक्स 1,50,000 रुपीज होगी, राइट? 1,50,000 रुपए का इनको एक फोन चाहिए। बच्चों इनकी जो सुपुत्री है इनको एक स्कूटर चाहिए जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है। ये एक स्कूटर चाहती हैं, राइट? इसके साथ साथ यहां बना देते हैं, ये लीजिए, ये हमने फोन बना दिया, इन्हें फोन चाहिए। इनको क्या चाहिए साहब? इनको स्कूटर चाहिए, ओके? इनको स्कूटर चाहिए, ओके? स्कूटर ही है, आप मान लीजिए कि स्कूटर है, ओके? चलिए और बच्चों सुनो ध्यान से, ये दो लोगों की इच्छाएं हो गई, ओके? और क्या क्या चाहिए बच्चों? इनको इस महीने का फूड खाने के लिए चाहिए। बच्चों इनकी स्कूल फीस के लिए भी पैसा चाहिए बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों इनकी जो ये वाइफ है, इनके लिए मेकअप के लिए भी पैसा चाहिए, राइट? अगर मेकअप नहीं करेंगी ये तो ये अपने मायके चली जाएंगी छोड़ के इनको, तो इनके लिए मेकअप के लिए भी पैसा चाहिए। यानी मेकअप नहीं कराएंगे ये तो इनको छोड़ के जाने का डर है इनको, ठीक है? इसके साथ साथ और देखिए, सुनिए ध्यान से मेरी बात, इनके बच्चे जो हैं ये क्लब जाते हैं, क्रिकेट क्लब, तो उसके लिए भी फीस चाहिए, क्लब फीस, ओके बच्चों? फूड के लिए मान लेते हैं 50,000 रुपीज चाहिए, स्कूल फीस मान लेते हैं हम 1,00,000 रुपीज चाहिए, एंड क्लब की फीस मान लेते हैं हम 10,000 रुपीज चाहिए, ओके बच्चों? ये इनकी फीस, मेकअप के लिए मान लेते हैं हम 20,000 रुपीज चाहिए, है ना? इसके अलावा इनका जो घर है, घर भी इन्होंने रेंट पे ले रखा है, तो मैं लिख देता हूं यहां हाउस रेंट। हाउस रेंट यानी हाउस रेंट के लिए भी क्या चाहिए साहब? पैसा चाहिए। तो ये सारी इनकी वांट्स हैं बच्चों, समझ में आया? यानी इस फैमिली की वांट्स देखिए कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस फैमिली की वांट्स 7 है।
बच्चों और भी हो सकती हैं, वांट्स का कोई लिमिट नहीं होता, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन बच्चों जो रिसोर्सेज है यहां पर, यानी कि जो पैसा है ये फिक्स्ड है, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। इनकी इनकम 2,50,000 ये फिक्स है। समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ कि 2,50,000 रुपए में बच्चों ये क्या करें? यानी कि यहां पर इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, क्या ये 1,50,000 रुपए का इसको फोन दिला दें और एक स्कूटी इसको दिला दें, बच्चों को, दोनों बच्चों को खुश कर दें? या ये इनकी स्कूल फीस, रेंट और ये क्लब फीस और बीबी का मेकअप ये कराएं? यानी कि इनके पास रिसोर्सेज यही है, लेकिन ह्यूमन वांट्स यानी इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है। समझ में आ गया? और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बच्चों ये करेंगे क्या? इनको क्या करना चाहिए? आप लोगों के अकॉर्डिंग इनको क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। सर इनको ये करना चाहिए कि इनको जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो पहले खरीदनी चाहिए। यानी आईफोन दिलाना अभी जरूरी नहीं है, इसे मत दिलाओ। स्कूटर दिलाना अभी जरूरी नहीं है, इसे मत दिलाओ। सबसे पहले आप भाई घर का रेंट पे करो। मान लो घर का रेंट कितना है, 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले घर का रेंट पे करो। उसके बाद आप खाने का इंतजाम करो कि बिना खाए हम नहीं रह सकते। उसके बाद बच्चों की स्कूल की फीस दो। तो ये सारी चीजें, उसके बाद में आप क्लब की फीस दो और वाइफ के मेकअप के लिए आप खर्चा करो। तो बच्चों यहां पर ये दिख रहा है कि हम वो वांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता, यानी कि वो वांट्स जिनसे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बच्चों ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज स्कार्सिटी है, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी है। यानी कि हमेशा वांट से रिसोर्सेज कम होती हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो बच्चों यहां पर इसी रिसोर्सेज में जो ह्यूमन वांट्स हैं, इनमें से बेस्ट वांट्स को सेलेक्ट करना या चूज करना ही इकोनॉमिक्स होता है। यानी इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो बहुत सारी ह्यूमन वांट्स हैं, इनमें से गिवन रिसोर्सेज में कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, जिससे हमको बताइए मुझे आप, क्या यहां पर अगर मोबाइल दिला दिया जाए बच्चों को तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या हाउस होल्ड के लिए खाने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सर खाना, सबसे पहले तो खाना चाहिए, खाने से ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ह्यूमन वांट्स वो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको देती है, उनको सेटिस्फाई करना गिवन रिसोर्सेज में से, यही तो इकोनॉमिक्स होता है। यानी हमारे पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव्स का चूज करना ही गिवन रिसोर्सेज में इकोनॉमिक्स बोला जाता है। बच्चों समझ में आया? इसी चीज को हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ साथ। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how people and society choose, use and manage scarce resources to satisfy। यानी अभी देखा था आपको, रिसोर्सेज स्कर्स थी बच्चों, कमी थी रिसोर्सेज की, उसको किस तरीके से यूज किया जाए लोगों के लिए, उसी को मैनेज कैसे किया जाए, यानी कौन किस चीज की, देयर अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों इसकी ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन समझनी भी है और ये याद भी रखनी है। अगर पूछने के लिए एग्जाम में आती है तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी बच्चों। ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है, एक नंबर में पूछने के लिए आ जाता है बच्चों। द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। बच्चों इकोनॉमिक्स के जो वर्ड्स हैं वो कहां से लिए गए, ग्रीक से लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसका पहला ग्रीक वर्ड है ओइकोस, इसका मतलब होता है हमारे यहां पर हाउस होल्ड, और दूसरा वर्ड है बच्चों नेमियन, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट करना। यस या नो? अभी हमने क्या किया था अपने एग्जांपल में, एक हाउस होल्ड की अनलिमिटेड वांट्स को गिवन रिसोर्सेज में क्या किया था, मैनेज किया था। तो बच्चों वही तो यहां लिखा हुआ, इकोनॉमिक्स का मतलब हाउस होल्ड की वांट्स को मैनेज करना ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ये बच्चों वर्ड्स याद रखेंगे कि हाउस होल्ड यानी कि ओइकोस और मैनेजमेंट मतलब नेमियन, ये दोनों वर्ड्स कहां के हैं, सब ग्रीक वर्ड्स हैं। तो यहां से इकोनॉमिक्स वर्ड निकल के आया है। तो टुगेदर द मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मतलब घर में रहने वाले लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स होता है। यही मैंने अभी आपको अपने एग्जांपल में बताया था
Earlier, economics was about managing the household income and wealth. ओके बच्चों, तो यानी कि हमारा पहला वर्ड और एक कोर्स जिसने किसको डिनोटेट करता है, हाउस होल्ड को, और दूसरा वर्ड हमारा नेमियन जो किसको डिनोटेट करता है बच्चों, मैनेजमेंट को। इन दोनों वर्ड्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स बन जाएगा, और इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आई होप आपको इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी आपने इकोनॉमी समझा, इकोनॉमी क्या होता है, आपने समझा इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये मैंने अभी आपको बताया था। हमारी इच्छाएं कैसी हैं, अनलिमिटेड है। उस फैमिली को देख रहे थे आप, उस फैमिली में इच्छाएं कितनी थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, और भी बढ़ती जाती है इच्छाएं, राइट। ये कभी खत्म नहीं होती। ह्यूमन वांट्स नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होती। आप खुद देख लीजिए, क्या आपकी इच्छाएं सभी कभी खत्म हो जाती हैं, नहीं होती है, राइट। तो यही माना जाता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारी, मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारी कैसी है, लिमिटेड है। देयरफॉर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इसी वजह से हमारी सारी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो सकती हैं। मेरे एग्जांपल में भी बच्चों उस फैमिली की क्या सारी इच्छाएं फुलफिल हो रही थी, नहीं हो रही थी। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यहां पर क्रिएट होती है साहब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी क्या हम चूज करें, क्या हम सेलेक्ट करें, राइट। व्हाट गुड टू कंज्यूम, यानी कौन सा गुड्स कंज्यूम किया जाए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को बोला जाता है बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बच्चों इसके 3 मेन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट रीजन क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, राइट। अभी हमारे एग्जांपल में क्या था, 2,50,000 रुपीज थे, लिमिटेड थे, लेकिन ह्यूमन वांट्स कैसी थी, अनलिमिटेड थी। इस वजह से हम सारे के सारे ह्यूमन वांट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बच्चों देखो क्या लिखा है, रिसोर्सेज लाइक इसमें क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी क्या है, ये लिमिटेड है इन रिलेशन टू आर वॉन्ट्स, जबकि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग पीपल वॉन्ट्स, हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते जो कि लोग चाहते हैं। समझ में आया बच्चों। अगला पॉइंट हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वही अभी मैंने बताया था। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है कि हमारी इच्छाएं कैसी हैं, नेवर एंडिंग, जो कभी भी खत्म नहीं होती। इन भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब ये घर चाहते हैं, ये भाई साहब कार चाहते हैं, ये भाई साहब फोन चाहते हैं, साइकिल भी चाहते हैं, शर्ट भी चाहते हैं, पिज्जा भी खाना है इनको, कैमरा भी लेना है इनको। लेकिन जानते हो इनके पास रुपए कितने, इनके पास सिर्फ 10,000 रुपीज है। बताओ ये रिसोर्सेज कैसी हो गई बच्चों, ये रिसोर्सेज हो गई फिक्स, यानी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, कमी है यहां पर रिसोर्सेज की। लेकिन वांट्स क्या है इनकी, अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। तो बच्चों क्या ये सारी वांट्स अपनी फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है बच्चों। जब इंसान मरने वाला होता है ना, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं। समझ में आया। आपकी दादी की इच्छाएं देखो, सोचो क्या होंगी, कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, ये मैं देखना चाहती हूँ। समझ में, जब वो मरने वाली होंगी तभी भी क्या सोचेंगी, शादी हो गई तो अब वो पोते पोती देखना चाहती है, राइट। तो ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, पोते पोती भी देख लिए तो फिर क्या बोलेंगी, अब इनकी भी मैं शादी देखना चाहती हूँ। समझ में आया बच्चों। तो वही चीज है यहां पर, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंड, एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अ न्यू वांट अराइज, एक फुलफिल होगी नई वांट्स पैदा हो जाएगी साहब। समझ में आया। वांट्स आल्सो डिफर इन इंपोर्टेंस, और लेकिन वो जो वांट्स होती हैं वो इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। समझ में आया। अभी जिस फैमिली की वांट्स थी, बताओ वहां पर सबसे जरूरी क्या थी वांट, जो कि फूड वाली थी, उसके साथ साथ घर का किराया, उसके बाद में बच्चों की फीस। क्या बोल रहे सर, वाइफ का मेकअप सबसे ज्यादा जरूरी था, मेकअप नहीं मिलेगा तो वाइफ छोड़ के चली जाएगी। हाँ बच्चों, वो भी हो सकता है। समझ में आया। घर नहीं टूटना चाहिए साहब, है ना, ह्यूमन वांट्स की वजह से। तो ये सारी चीजें थी हमारी
कम समझ में आ गया बच्चों? चलिए ओके साहब, अगला पॉइंट अल्टरनेटिव यूज। अब एक रीजन और है इसका, एक प्रॉब्लम और है साहब इसकी, वो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अल्टरनेटिव यूज। बच्चों अगर एक ही यूज होता किसी भी प्रोडक्ट का तो वहां पर भी काम चल सकता था, लेकिन प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूज होने की वजह से भी हम चॉइस नहीं कर पाते कि क्या चूज करें हम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके घर में 2 kg मिल्क दूध आता है, ठीक है? कितने केजी मिल्क है साहब? 2 kg मिल्क। यहां समझते हैं आपके घर में कितने केजी? 2 kg मिल्क, ठीक है जी। अब बच्चों आपके घर में फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 5 लोग हैं। एक आपकी दीदी जी चाहती हैं कि इनको पनीर खाना है, तो ये चाहती है कि इस दूध से क्या बनाया जाए? पनीर बनाया जाए, ठीक है साहब। आप चाहते हो कि इस दूध की दही बनाई जाए और इससे हम दही खाएंगे, कर्ड, ठीक है जी। आप दही चाहते हो। इसके अलावा एक आपकी मदर क्या चाहती हैं? मदर चाहती हैं आपकी कि इसको हम क्या करें बच्चों? इसमें से मक्खन यानी घी निकाला जाए इसमें से, ठीक है। आपके फादर क्या चाहते हैं? आपके फादर चाहते हैं कि ये जो मिल्क है इससे कोई अच्छी सी डिश बनाई जाए, स्वीट्स बनाया जाए, मिठाई बनाई जाए, मिठाई। समझ में आया बच्चों? तो इतनी सारी क्या है हमारी इच्छाएं हैं। मिल्क कितना है हमारा सब? 2 kg है। क्या बच्चों इस मिल्क से सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? क्या पनीर भी बन सकता है? क्या दही भी बन सकती है? क्या घी भी निकाल सकते हो आप? क्या हम यहां पर मिठाई भी बना सकते हैं? क्या बताइए मेरे को कि सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हो सकती है क्या इस मिल्क से? नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों सोचो कि अगर इस मिल्क का यूज सिर्फ एक ही होता, मान लो मिल्क से सिर्फ हम दही बना सकते थे, तो बच्चों इनकी इच्छाएं आती ही नहीं। इनकी इच्छाएं पैदा कब हुई? जब इस दूध के अल्टरनेटिव यूज हुए। अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो इकोनॉमी के अंदर ये वाली प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज होते हैं। तो यहां यह देखा जाता है कि इसको हम कहां यूज करें। अभी एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले अभी हमारे यहां पर क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो अरबियन कंट्रीज में वॉर हो रहा था, इसकी वजह से हमारे यहां पर क्रूड ऑयल के कंटेनर नहीं आ पा रहे थे बच्चों, इस वजह से। अब देखो क्रूड ऑयल जो रहता है उसके रिसोर्सेज यानी एक, लेकिन उसकी यूजेस देखो, हम उसको पेट्रोलियम में भी यूज कर सकते हैं, हम उसको डीजल भी बना सकते हैं, हम उसका गैस भी बना सकते हैं, केरोसिन ऑयल भी बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पर यह देखा जा रहा था कि हम इसको जो क्रूड ऑयल जितना आ रहा है इसको कहां यूज करें। तो क्या बोला गया कि इकोनॉमिक के अंदर एक प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा गया कि जिसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि हम कार को चलाए बिना रह सकते हैं, पेट्रोलियम के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बिना नहीं रह सकते। तो सबसे पहले इसकी एलपीजी बनाई जाए। तो बच्चों ये क्या था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम आई कि कहां कहां यूज कर सके, उसके बाद सॉल्यूशन आया। लेकिन क्या हमने सारी की सारी जो चीजें थी जहां जहां यूज कर सकते थे, क्या वहां यूज कर पाए? हम नहीं कर पाए। तो बच्चों प्रॉब्लम तो थी ना, यस या नो, कि यानी कि जितनी सारी यूजेस थे हम हर जगह यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हमारी साहब? चॉइस, यानी कि हम कहां यूज करें। ओके बच्चों, अल्टरनेटिव यूज। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी? रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, वी हैव टू चूज द बेस्ट यूज अमंग द अल्टरनेटिव्स। समझ में आया बच्चों? तो वहां पर अभी हमारा बेस्ट यूज कौन सा था? एलपीजी, यानी कि हमने एलपीजी ज्यादा बनाई। क्यों? क्योंकि अगर एलपीजी नहीं होगी तो लोगों के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, लोग खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो लोग भूखे रहने लगेंगे। समझ में आया बच्चों? तो यही हमारा हो गया अल्टरनेटिव यूज। तो बच्चों ये 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की। पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और तीसरा अल्टरनेटिव यूज। बच्चों इनको तीनों को ही आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मैं ना आपको इसके रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स इसको भी देख लीजिए।
फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज समझना है आपको और फीचर्स ऑफ ह्यूमन वर्ड समझना है। बच्चों आ जाता है पूछने के लिए कभी कभी एग्जाम में। तो फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होती है? दे आर स्कर्स यानी जिसकी स्कर्सिटी है, जो कमी है जिनकी, वही रिसोर्सेज है। दूसरा दे हैव अल्टरनेटिव यूज और इनके अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। लेकिन ह्यूमन वर्ड्स के लिए अगर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन वर्ड्स, तो जो अनलिमिटेड होती है, यानी कि रिसोर्सेज कैसी थी, लिमिटेड थी, स्कर्सिटी थी, लेकिन जो अनलिमिटेड होती हैं वो ह्यूमन वर्ड्स होती हैं साहब। दे डिफर इन द प्रायोरिटीज। हम ह्यूमन वर्ड्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? डिफर करता है उनकी प्रायोरिटीज के बेसिस पर, क्या जरूरी है। एलपीजी वाले केसेस में हमने एलपीजी के लिए यूज किया, और अब मैंने मेरे जो एग्जांपल में था उसमें हमने किसके लिए यूज किया था? ट्यूशन फीस सॉरी, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, यस या नो। वाइफ का मेकअप, यानी मेकअप नहीं होगा तो वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो ये क्या था हमारा कि यानी कि दे डिफर इन द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन वर्ड्स के लिए। समझ में आया बच्चों? तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो मूव करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस समझना है बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को पूछने के लिए, डिफरेंस पूछने के लिए आ जाता है साहब, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। It deals with what is or how the economics problems are actually solved। यानी कि यहां पर फैक्ट के बारे में बात करते हैं साहब, यानी यहां यह बताया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होगी, सॉल्यूशन दे दो। समझ में आया? यहां पर क्या बताया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व होगी, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा यहां पर। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होगा बच्चों, इट डील विद द ought to be और how the economic problem should be solved। बच्चों यहां पर ना, यहां पर आपके सामने बहुत सारे तरीके दिखाए जाएंगे, यानी कि यहां पर जो प्रॉब्लम होगी वो किस किस तरीके से सॉल्व होगी, यहां पर पॉसिबिलिटीज दिखाई जाएंगी, राइट। किस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए या सोचेंगे हम, राइट, या सोचने पर मजबूर होंगे हम, लोगों से सलाह ली जाएगी, आइडियाज आएंगे, राइट। यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, ओके यहां पर डिस्कशन होगा, डिस्कस किया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, इट डील विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर ये क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा, यहां पर पॉसिबिलिटीज देखी जाएंगी, किस किस तरीके से होगी, आइडियाज इकट्ठे किए जाएंगे। ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब यहां पर फैक्ट दिखाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, लेकिन यहां पर सजेशंस आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, सजेशंस लिए जाएंगे आपसे। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। बच्चों एक्चुअल डेटा को वेरीफाई करती है, लेकिन इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि यहां बहुत सारे आइडियाज होते हैं, एक्चुअल नहीं कह सकते हम यहां पर। पर्पज, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इट एम टू डिटरमाइन आइडियाज। यहां पर बहुत सारे लोगों के आइडियाज को हम इकट्ठा करेंगे। सजेस्टिव, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट के बेसिस पे होती है बच्चों। ये वर्ड आपको लिखना है डेफिनेशन में, या यहां पर ये पॉइंट अगर डिफरेंस निकलवाने के लिए आता है तो ये पॉइंट को हाईलाइट जरूर करना है, फैक्ट को। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड दस नॉट सजेस्टिव, लेकिन इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। बच्चों यहां पर ओपिनियंस लिए जाते हैं, लोगों के आइडियाज लिए जाते हैं, एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर, और उसके बाद वो सजेस्टिव नेचर की बनती है। वैल्यू ऑफ जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट। यहां पर जजमेंट दिया ही नहीं जाएगा जब सजेशन नहीं लिया जा रहा, बहुत सारे आइडियाज ही नहीं है, तो कौन सा बेस्ट आइडिया होगा, ये तो आएगा ही नहीं बच्चों यहां पर, क्योंकि यहां पर तो एक आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपको वही फॉलो करना है, लेकिन यहां पर इट गिव्स वैल्यू ऑफ जजमेंट। यहां पर जो अच्छा आइडिया होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। एग्जांपल, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या है, फैक्ट है। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की जो इनकम है उसमें इक्वलिटी नहीं है, यानी कहीं ज्यादा है, किसी की ज्यादा इनकम है, किसी की कम इनकम है। ये क्या है बच्चों, ये फैक्ट है। लेकिन
इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बताया जा रहा है, आइडिया दिया जा रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस। इनकम इनइक्वालिटीज को हमको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये क्या बता रहा है कि ये कम है, इनकम इनइक्वालिटीज है, ये क्या बोला जा रहा है, इस इनइक्वालिटीज को कम करना चाहिए, इनकम सबकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर सजेशन दिया जा रहा है, ओपिनियन दिया जा रहा है, यहां पर फैक्ट दिया जा रहा है कि यही है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नोट हो गया, तो बढ़ते हम अगले पॉइंट पर, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे सब इस टॉपिक पर। बच्चों मैक्रो का जो ए है ये बताता है एग्रीगेट, एग्रीगेट्स बताता है बच्चों ये, लेकिन माइक्रो का जो आई है ये बच्चों डिनोटेड करता है इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल बताता है, मतलब क्या हुआ सर, तो सुनो बच्चों, अगर ये बोली जाए कि मिस्टर शाहरुख खान साहब की इनकम कितनी है, तो इसका मतलब है किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल। माइक्रो ये बोला जाए कि हमारी इंडिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों की इनकम कितनी है, यानी नेशनल इनकम कितनी है, तो ये बात हो रही है साहब मैक्रो के बारे में। तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, पूरी कंट्री का टोटल एग्रीगेट सबका, लेकिन इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक इंसान का। समझ में आया बच्चों। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं और मैक्रो में हम एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, यानी सम टोटल के बारे में बात करते हैं, होल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। समझ में आया बच्चों। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। टू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंट फोकस, सेम गोल, बेटर इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, लाइक हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गई, मार्केट हो गई, लेकिन अकेला होगा। हाउस होल्ड है तो एक हाउस होल्ड, फर्म्स है तो एक फर्म के बारे में बात होगी, मार्केट है तो किसी एक मार्केट के बारे में बात होगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल या कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात होगी, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या ग्रोथ एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बात होगी बच्चों। नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम, एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन मतलब पूरे देश का इन्फ्लेशन, ग्रोथ मतलब कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे यहां पर हम। आइए बच्चों, फोकस इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये फोकस करता है इंडिविजुअल यूनिट पर, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है होल, पूरी कंट्री पर। इसके अलावा एनालिसिस बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड फर्म, यहां पर हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, फर्म के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट मैटर में यहां पर हम, लेकिन यहां सब्जेक्ट मैटर रहेगा हमारा एग्रीगेट, लाइक नेशनल इनकम, यानी टोटल, एग्रीगेट का मतलब टोटल, सम ऑफ पूरे कंट्री की इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इन सब के बारे में बात करेंगे। बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें अगर हम, तो यहां पर डिटर्मिनेशन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी किसी एक कमोडिटी की या किसी एक सर्विस की प्राइस के बारे में बात करेंगे। लेकिन यही डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की अगर बात करें तो जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करेंगे, यानी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बारे में बात करेंगे। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसी एक कंट्री का बताया जाता है बच्चों। पर्पज क्या रहता है साहब यहां पे, तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्पज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल, जी पर्पज क्या रहता है साहब यहां पे, तो पर्पज क्या होगा साहब, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म, यानी यहां पर एक इंसान के डिसीजन मेकिंग में, किसी एक फर्म के डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है इसकी। लेकिन यहां पर क्या पर्पज रहता है साहब इसका, हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसीज बनाई जाती है कंट्री के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, एंड स्टेबिलिटी के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। बच्चों टूल्स क्या होते हैं इसके, तो बच्चों जो यहां टूल्स होंगे, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस,
कॉस्ट एनालिसिस, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां जो टूल्स होंगे, यहां नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, फिजिकल पॉलिसीज, इनके बारे में बात की जाएगी। इसके साथ साथ जो एग्जांपल है हमारे, देख लीजिए, प्राइस ऑफ अ मोबाइल, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है बच्चों। फोन के बाद वेजेस ऑफ वर्कर, एक वर्कर के बारे में बात हो रही है। आउटपुट ऑफ अ फर्म, किसी एक फर्म के आउटपुट के बारे में बात हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट, पूरे देश के इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। जीडीपी ग्रोथ, पूरे देश के प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पूरे देश की बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है। एक्सचेंज रेट, कंट्री के एक्सचेंज रेट की यानी मनी एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। टाइम हॉरिजॉन, यहां पर शॉर्ट रन के लिए यूज होता है एंड स्पेसिफिक एनालिसिस होती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन एंड ओवरऑल एनालिसिस होती है, यानी कंप्लीट एनालिसिस होती है यहां पर। इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, माइक्रो लुक एट ट्रीज, मैक्रो लुक्स एट फॉरेस्ट, यानी कि माइक्रो का देखा जाए तो एक पेड़ के बारे में बात करेगी, लेकिन मैक्रो पूरे के पूरे जंगल के बारे में बात करेगी। समझ में आया बच्चों? बोथ आर इंपोर्टेंट एंड टुगेदर हेल्प डिसीजन फॉर बेटर इकोनॉमी, यानी किसी एक इंसान की तरक्की के बारे में, किसी एक फर्म की तरक्की के लिए अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो माइक्रो पढ़ो, और अगर होल कंट्री के लिए डिसीजन लेना है तो मैक्रो पढ़ो। तो बच्चों दोनों की ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। आई होप माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए साहब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये लीजिए। चलिए तो बच्चों मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा साहब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है साहब? तो सेंट्रल प्रॉब्लम समझते हैं हम। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बच्चों यही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, कंजम्पशन हो रही थी, यस या नो, और इन्वेस्टमेंट हो रहा था। आगे क्या लिखा हुआ? ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन सारी चीजों को करने के लिए, यानी प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, बच्चों इन चीजों को करने के लिए हर एक सोसाइटी में क्या होता है? रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होती है। ओके बच्चों, ये हमने समझ लिया है अभी थोड़ी देर पहले। बिकॉज ऑफ दिस स्कैर्सिटी एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज। तो हर एक सोसाइटी के ऊपर, हर एक सोसाइटी के यहां पर ये एक ऑब्लिगेशन होता है, एक प्रॉब्लम रहती है कि वो गिवन रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करे, किस तरीके से यूज करे। एलोकेट द स्कैर्स रिसोर्सेज। आगे बच्चों, द सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। एंड थर्ड है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। बच्चों ये तीन प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती हैं, जो कि हमको खाई जाती हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वही है, क्या? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया बच्चों? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। देखो बच्चों, एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। हमको ये पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसी है? लिमिटेड है। याद करो वही एग्जांपल, हमारी फैमिली वाला जो एग्जांपल था, उसमें रिसोर्सेज सिर्फ 2.5 लाख रुपया थी और हमारी ह्यूमन वांट्स बहुत सारी थी, यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि उस पैसे को यूज करने के लिए बहुत सारी ह्यूमन वांट्स थी। समझ में आया बच्चों? तो एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, सो इट हैज टू डिसाइड व्हाट गुड एंड सर्विस टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। एग्जांपल, हम फूड करें या क्लॉथ्स करें या सेट या एजुकेशन या मोबाइल या फोन्स या कार एक्सेट्रा। तो बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस में यानी कि कौन सा गुड्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। लेबर, लैंड या कैपिटल। बच्चों देखो, कोई भी गुड्स
दो तरीकों से प्रोड्यूस किया जा सकता है, दो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव, यानी कि मशीनों से टेक्नोलॉजी का यूज करके या लेबर के द्वारा। तो बच्चों इनका कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं, किस तरीके से लेबर से ही कराएं या लेबर और कैपिटल दोनों इंसेंटिव को ले, किस तरीके से कराएं, तो ये भी एक इकोनॉमिक्स के पास में प्रॉब्लम होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो इट हैज टू डिसाइड दैट बेस्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा ऑफ रिसोर्सेज लाइक लेबर, लैंड या कैपिटल, टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल, यूजिंग मशीन, यानी मशीन का यूज करके और हम लेबर का यूज करके गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आ गया, यानी किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मशीनों से प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम लेबर मशीन दोनों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, या हम सिर्फ मशीनों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, हमारा हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आ गया। अगला पॉइंट है साहब हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए यहां पर एक दादाजी भी हैं, एक बच्चा भी है, दो हस्बैंड वाइफ भी हैं। बच्चों यहां पर दादाजी के लिए अलग तरीके के गुड्स चाहिए होगा, बच्चे के लिए खिलौने वगैरह यानी अलग तरीके के गुड्स होंगे। इन दोनों लोगों के लिए जो फीमेल है इनके लिए फीमेल गुड्स अलग होंगे, मेल है इनके लिए अलग गुड्स होंगे। तो बच्चों एक प्रॉब्लम और होती है कि हम किसके लिए गुड्स बनाएं, किसका गुड्स प्रोड्यूस करें, राइट। तो ये भी इकोनॉमी के पास में प्रॉब्लम रहती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज produce have to be distributed among to the people, so it has to decide who will get how much and on what basis। तो हमारे को देखना होगा कि हम जो बना रहे हैं इसे कौन खरीदेगा, दादाजी, बच्चा, मैडम या सर। ओके बच्चों, हाउ मच, कितना खरीदेंगे, कितना बनाया जाए और किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करें कि ये खरीदेंगे या नहीं। समझ में आया बच्चों। इसके साथ साथ ये हो गया कंज्यूमर गुड्स, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या हम कैपिटल गुड्स बनाएं या हम वॉर गुड्स बनाएं, ये भी हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर आती है। तो बच्चों हमने तीन सेंट्रल प्रॉब्लम देखी, कौन सी? फर्स्ट देखी हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड देखी हमने हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड देखी हमने फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती हैं बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।